एवरीवन, मैं डॉक्टर अमजद हुसैन आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इसी को सेलिब्रेट कर रहा है। उसी के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा है। तो इसी सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का ये कार्यक्रम हमने रखा है, जिसमें जो टॉपिक है वो इक्विटी और इंक्लूजन है। और इसमें हम हजारों रूरल मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के साथ जुड़ेंगे। आने वाले टाइम में अभी कुछ टाइम के बाद डॉक्टर पंकज कुमार अपना लेक्चर देंगे, जिससे आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं डॉक्टर आशीष प्रोफेसर आशीष जो कि हमारे डीन स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग हैं और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, उनको इनवाइट करूंगा कि वो आपको एनईपी के बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बाद मैं सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी की एक्टिविटीज के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा और साथ साथ फिर डॉक्टर पंकज को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मैं प्रोफेसर आशीष को इनवाइट करूंगा कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आप सभी लोगों को बताएं और आपको अवगत कराएं। प्रोफेसर आशीष। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर अमजद हुसैन। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें कि हम बाहर से बहुत सारे बच्चों को भी इस टॉक में सम्मिलित कर रहे हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बोल सकते हैं 2020, उसका एक मूल उद्देश्य जो है वो यही है कि किस तरह से शिक्षा का प्रचार हो और उसके साथ साथ शिक्षा जो है वो व्यक्ति को जीवन में उन्नति करने के सभी मौके उपलब्ध करवाए। तो इस बात को मूल मंत्र मानते हुए हम लोग भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान से आईसर भोपाल से हैं। हम सभी व्यक्ति, मैं, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर अमजद हुसैन, और हम लोग भी इस सब में प्रयासरत हैं कि किस तरह से हम अपने प्रदेश और अपने देश के सभी बच्चों को और ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा शिक्षार्थियों को तक अपनी पहुंच बना पाएं और किस तरह से उनके साथ एक संवाद स्थापित कर सकें। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो प्रयास है, जो कि लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है, ये उसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप है, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और शिक्षा नीति में एक जो मूल बात ये भी कही गई है कि किस तरह से हम शिक्षा को सिर्फ स्कूली शिक्षा और आगे आने वाली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा को सिर्फ किताबी चीज न बना करके हमारे जो आम जिंदगी में होने वाली समस्याएं या होने वाले बदलाव, परिवर्तन है, उसके साथ जोड़ सकें। किस तरह से हम जो हैं अलग अलग विभागों से, अलग अलग लोगों से संवाद स्थापित कर सकें। तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रयास आईसर भोपाल ने चालू किया है, जिसमें कि हम अलग अलग वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हमारा जो आईआईसी है, जिसके कि कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमजद हुसैन हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहा है इस दिशा में कि किस तरह से हम जो हैं मध्य प्रदेश और देश भर के बच्चों के साथ जुड़ सकें और उनके साथ उनको विज्ञान के चमत्कारों से और विज्ञान के अप्रोच से, विज्ञान को कैसे किया जाता है, ये समझ हम दे सकें। उसका क्या फिलॉसफी है, किस तरह से विचार बनाए जाते हैं विज्ञान में, किस तरह से तर्क अपने रखे जाते हैं और किस तरह से तर्क और वितर्क करके हम लोग सत्य की खोज में प्रयासरत रहते हैं। ये एक प्रयास जो है वैज्ञानिकों का, हम चाहते हैं कि जो आम जनता है, जो विद्यार्थीगण हैं, उन तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि किस तरह से देश में अब धीरे धीरे
ये प्रयास हो रहा है कि विज्ञान को और प्रचार प्रसार किया जाए और एक वैज्ञानिक सोच सभी लोगों में विकसित की जाए। तो मैं आभारी हूँ डॉक्टर अमजद हुसैन का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ये सब बातें कहने का मौका प्रदान किया। और अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर अमजद हुसैन से आग्रह करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी जानते हैं कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। तो मुझे लगता है कि हम सब बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत ही हम लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ये जो जलवायु परिवर्तन है इसके पीछे का विज्ञान क्या है। और डॉक्टर पंकज कुमार, जो कि हमारे यहाँ एक विशेषज्ञ हैं अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस विभाग में, जो कि इस विषय पर बहुत समय से और बहुत ही प्रभावी शोध करते आ रहे हैं, उनको हम सब सुनने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। तो डॉक्टर अमजद हुसैन, मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप इस सभा की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव। आपने बहुत ही अच्छा ब्रीफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में किया और मुझे उम्मीद है कि सभी को ये सुन करके बहुत अच्छा लगा होगा। तो इससे पहले कि हम आगे की तरफ बढ़ें और आज की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएं, और इससे पहले कि मैं डॉक्टर पंकज को इंट्रोड्यूस करूं, मैं चाहूँगा कि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं कि जो सेंटर ऑफ साइंस एंड सोसाइटी आईसर भोपाल में है, उसकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी 2019 में शुरू किया गया, जिसमें जो मेन फोकस रखा गया सेंटर का वो सोसाइटल आउटरीच, कि कैसे हम साइंस जो शोध कार्य या जो भी नॉलेज शेयरिंग है उसके थ्रू रूरल एरियाज या जो छोटे स्कूल्स हैं या जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके नॉलेज में अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इनोवेशन को पेटेंट्स के फॉर्म में कैसे लाया जाए, ये एक दूसरा वर्टिकल, एक दूसरा उद्देश्य है सेंटर का। और इंडस्ट्रीज को भी कैसे एकेडमिक्स के साथ में कोलैबोरेट किया जाए। तो सोसाइटल आउटरीच के चलते हमने पिछले 1.5 से 2 सालों में काफ़ी कार्यक्रम किए। पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम्स जो कि कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ फिजिकली मिल करके किए जाते थे वो नहीं हो पाए, तो हमने ये ज़्यादातर कार्यक्रम ऑनलाइन किए। इसी में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत हमने कार्यक्रम दिसंबर 2020 में शुरू किया, जो कि काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और उसमें 13 या 14 लेक्चर्स डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स ने दिए। रूरल स्टूडेंट्स और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, उन सभी लोगों ने उसमें बहुत ही उत्साह से पार्टिसिपेट किया। और अभी तक 2 लाख से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि हमारे यूट्यूब वीडियोस देख चुके हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं और उसके बाद भी लाइव लेक्चर के बाद भी उन्होंने लेक्चर अटेंड करते रहे। वो सारे लेक्चर्स सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आपने अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखा हो तो आप भी देख सकते हैं। वो सभी लेक्चर्स हिंदी में डिलीवर किए गए, क्योंकि हमारा एम था कि जो 6 से 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो मध्य प्रदेश के रूरल एरियाज से आते हैं, जिन्हें शायद ये मालूम भी नहीं है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च अपने आप में एक नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है जो कि भोपाल में है। तो अगर वो एक्सपर्ट ना बने, लेकिन कम से कम उनको एक जानकारी हो कि वो साइंस में अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, आगे चल करके अपनी सोच इस तरह की कर सकते हैं कि वो 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में जाने के साथ साथ उस तरफ अपना एम रखें और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएं। इसके अलावा सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी ने अलग-अलग छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बनाए गए स्टूडेंट्स के सहयोग से बनाए गए, जैसे प्रयास एक ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है, इसी का वर्टिकल है, जिसने काफ़ी लोकल पॉपुलेशन में जो उनके छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं, दिया बेच सकते हैं या पेंटिंग बेच सकते हैं, उसमें हेल्प किया।
और कोविड के टाइम पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव, ऐसी सभी एक्टिविटीज प्रयास के साथ में की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बहुत सारे ग्रीन ड्राइव्स किए गए, प्लांटेशन ड्राइव और वो सारी चीजें, ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट किया गया। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल सोशल काउंसिल, जो कि एक स्टूडेंट की काउंसिल है, उन्होंने काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ कैंपस पे की, जो कि एंटी पॉलीथीन और ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें शामिल हैं। और एनवायरनमेंट कैसे बेहतर हो हमारी डेली प्रैक्टिसेस से, यही उसका उद्देश्य है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी के सोसाइटल आउटरीच ने पिछले 1 साल में करीब 2 लाख स्टूडेंट्स को एंगेज किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम आगे भी हम जल्दी शुरू करेंगे और इनोवेशन, साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में आईसर भोपाल के अलग-अलग फैकल्टी मेंबर्स टाइम टू टाइम आपको लेक्चर देते रहेंगे। लेकिन जैसा प्रोफेसर आशीष ने बताया कि आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 1 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसी सेलिब्रेशन के तहत जो आज का टॉपिक है वो है इक्विटी और इंक्लूजन, कि सभी का कैसे समावेश हो सकता है। जो स्टूडेंट्स, जो रूरल कम्युनिटी है, वो नॉलेज इकोसिस्टम का पार्ट कैसे बन सकते हैं। उसी के चलते आज की एक पहल है जिसमें डॉक्टर पंकज कुमार आज का लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे। तो मैं डॉक्टर पंकज कुमार को फॉर्मली वेलकम करना चाहूँगा और मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। डॉक्टर पंकज कुमार एक मेट्रियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री आईआईटी मद्रास से की, आईआईटी पुणे से की, और उसके बाद उन्होंने मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी जर्मनी में एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम किया। जून 2014 तक वहाँ कार्यरत रहने के बाद जुलाई 2014 में वो जर्मन क्लाइमेट सर्विस सेंटर जर्मनी में मूव हुए, जहाँ पर उन्होंने अगस्त 2015 तक कार्य किया। और उन्होंने जर्मनी में प्राइमरीली साउथ एशिया क्लाइमेट फोकसिंग इंडियन मॉनसून पे काम किया, जहाँ पर उन्होंने एक रीजनल अर्थ सिस्टम मॉडल डेवलप किया और उसको यूज किया। उसके बाद डॉक्टर पंकज भारत वापस आए और उन्होंने आईसर भोपाल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया, और सितंबर 2015 से वो अपनी सेवाएं आईसर भोपाल को दे रहे हैं। वो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ाते भी हैं। डॉक्टर पंकज को काफ़ी फेलोशिप्स और ऑनर्स मिले, जिसमें रामानुजन फेलोशिप 2015, एमपीआई विजिटिंग साइंटिस्ट फेलोशिप 2008, member of International Cliver-Jewex Monsoon Panel, which is a body of World Meteorological Organization, और साथ ही साथ वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट की तरह नॉमिनेट भी किए गए ओपेस में बाय WMO, यूनाइटेड नेशंस, और वो जर्नल ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज के एडिटोरियल बोर्ड मेंबर भी हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी भोपाल चैप्टर के चेयरमैन हैं, और अभी तक उन्होंने 30 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। अभी उनका शोध कार्य बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म, नेशनल न्यूज़पेपर्स में काफ़ी उसको मीडिया कवरेज मिला। अगर आपको चांस मिला तो आप ऑनलाइन देख पाए होंगे या आप देख सकते हैं। तो और ज़्यादा विलंब किए बिना मैं डॉक्टर पंकज को इनवाइट करूंगा कि वो आज का अपना लेक्चर आपको डिलीवर करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उनके लेक्चर को बहुत एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर अमजद फॉर ए नाइस इंट्रोडक्शन, और आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। लेट मी स्टार्ट। So slides are visible? Yes. Yeah, good. So thank you very much, and Dr. Amjad and Professor Ashish and whole team, I am really thankful कि आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा
सरल भाषा में बोलने की हम कोशिश करें और बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा सकें और उनको समझा सकें कि जनरल क्लाइमेट चेंज क्या है वो तो बात करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा उसकी साइंस को भी समझा सकें। सो लेट अस स्टार्ट। सो एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, जो कि सबने 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है, वहां से शुरू करते हैं। तो हमको पता है कि अर्थ जो है हमारी वो अपने एक्सिस पे 23 डिग्री टिल्टेड है। अब इस 23 डिग्री टिल्टेड होने की वजह से सन रेज जो हैं, जो सन का मार्च है वो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ही होता है, इन द सेंस कि सन की जो सीधी किरणें हैं वो इन्हीं एरिया में पड़ती हैं, बाकी जगहों पे जो सूर्य की किरणें हैं वो स्लांट होके जाती हैं, डायरेक्ट किरणें नहीं जाती। इसीलिए ट्रॉपिक्स जो होता है वो गर्म होता है और बाकी जगहों पे यही किरणें क्योंकि स्लांट होके जाती हैं वो ज्यादा समय एटमॉस्फेयर में रहती हैं, तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और जो हायर लैटिट्यूड्स हैं या पोल्स है वहाँ को ज़्यादा ठंडा होता है और ट्रॉपिक्स में ज़्यादा गर्म होता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान रखें, ये एक जिसको आगे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग ने 4th 5वीं क्लास में पढ़ रखा है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि अर्थ जो है अपने ध्रुव पे घूमती भी है और रेवोल्यूशन भी करती है, रोटेशन भी करती है और रेवोल्यूशन भी करती है। उसकी वजह से सीजन्स आते हैं, गर्म ठंडा एंड ऑल दोस थिंग्स, वो हम सब लोग जानते हैं। तो अभी हम लोग इस बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं। तो क्लाइमेट और जलवायु है क्या? तो क्लाइमेट वो है जो हम जिसका उम्मीद करते हैं, और वेदर क्या है जो हम देखते हैं, जो अभी हमें मिल रहा है इस समय, जो हमारे बाहर है, अवेलेबल है। और इसको थोड़ा सा और एलिबोरेट करते हैं। वेदर रिफर्स टू द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती है, कभी कभी आवरली भी चेंज होती है, जैसे कहीं बहुत ज्यादा एकाएक रेनफॉल हो गई 1 घंटे के लिए, या बहुत ज्यादा हीट आ गई, या बहुत तेज हवा चल गई, छोटा सा डस्ट स्टॉर्म आ गया, या साइक्लोन आया है तो वेदर चेंज हो गया। तो वेदर क्या है वो इंस्टेंटेनियसली या निरंतर चेंज होता रहता है। जबकि क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट क्या है? इट इज sum of all the statistical weather information that helps to describe a place or region। ये एवरेज वेदर है। हम वहाँ का लॉन्ग टर्म डेटा, एटलीस्ट 30 साल का डेटा लेके, जैसे अभी हम इंडिया का क्लाइमेट बताना चाहें या हम भोपाल का क्लाइमेट बताना चाहें, तो एटलीस्ट हमारे पास 30 साल का डेटा होना चाहिए, चाहे सालाना स्तर पे बताना चाहें या सीजन स्तर पे गर्मी के सीजन का बताना चाहें या जाड़े का सीजन का बताना चाहें, या डेली स्केल पे भी बता सकते हैं कि आज का वेदर 10 अगस्त का क्लाइमेट क्या है। तो हमें 10 अगस्त का अगर क्लाइमेट बताना है तो हम आज से 30 साल पीछे चले जाएंगे, और अगर डेटा अगर हमारे पास है तो उसका हम एवरेज ले लेंगे और फिर हम बताएंगे कि आज का एक्सपेक्टेड वेदर जो है, क्लाइमेट जो है वो लगभग 30 डिग्री है। लेकिन वेदर क्या है जो बाहर हमको इस समय मिल रहा हो सकता है वेदर जो है वो 32 डिग्री हो। उसी को एक कार्टून के रूप में दिखा रहा, जो हमने अभी बोला है उसी को एक कार्टून के रूप में आपको हम दिखा रहे हैं। वेदर क्या है जो आप अपनी खिड़की से बाहर देख रहे हैं इस समय, क्या स्नो है, वाटर है, क्लाउडी है, रेनी है, विंडी है, कुछ भी हो सकता है। और क्लाइमेट क्या है जो कि हम एक एवरेज वेदर जो हम उम्मीद करते हैं लगभग, जो कि 30 साल का एक औसत डेटा होता है जो कि हम लोग लेते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा, लाइक हम लोग इसको पर्यावची बोलते हैं, कि जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग, लोग सोचते हैं दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? इट इज ए चेंज इन द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाइमेट सिस्टम व्हेन कंसिडर्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक जो अगर हमारे पास डेटा जो भी हमने बोला है कि 30 साल का या 40 साल का, 50 साल का, 100 साल का, हजारों साल का भी डेटा है, बहुत से मेथड है जिससे हजारों साल और लाखों साल पीछे तक का भी डेटा हम निकालते हैं। तो वो डेटा हम यूज करके डिफरेंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को डिस्कस कर सकें, चाहे टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, विंड्स है, ह्यूमिडिटी है, कुछ भी है, जो भी है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, जैसे वार्मिंग वर्ड, हम ग्लोबल वार्मिंग वर्ड यूज करते हैं, वहां खाली हम टेम्परेचर की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ओनली टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज एवरीथिंग, जो भी चेंज हो रहा है किसी भी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स में, उसकी सारे की बात होती है। अब एक चीज और हमने यहाँ पे अभी लिख दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर लास्ट 2 डिकेड्स में, मतलब 2000 के बाद से, सन 2000 के बाद से 2020 तक में
लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। किसके सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी चीज बढ़ गया घट गया तो उस किसी के संदर्भ में बोलते हैं, ये लंबा है ये छोटा है, तो कोई एक बेस होता है। उसी तरीके से बढ़ गया मतलब किसके रिस्पेक्ट में बढ़ गया है। तो 1850 से 1900 का अगर हमने जब क्लाइमेट हमारा बेस क्लाइमेट है, इसको हमने माना कि हमारा सबसे बेस्ट क्लाइमेट है, तो इसके सापेक्ष में 2001 से 2020 का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री बढ़ गया है। और ग्लोबल टेम्परेचर पूरा अगर देखा जाए एक लंबे पीरियड का, तो पूरे पीरियड का 1.09 है। हम इस पे अभी बाद में भी और बात करेंगे। अब एक डेफिनेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होगी, तो उसको बता देते हैं, जो कि बच्चों को पता भी होगा, जहां तक हम उम्मीद करते हैं बहुत से लोगों को पता होगा। एनॉमली क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज क्लाइमेट ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल डिकेड्स और मोर। मान लीजिए हमारे पास टेम्परेचर का डेटा है 1951 से 2018 तक, लगभग 68 साल का। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा हर साल का टेम्परेचर का हमारा एक डेटा है। मान लीजिए 51 का डेटा, 51 में हमारा टेम्परेचर 31.12 डिग्री था, 52 में 31.14 डिग्री था, इसी तरीके करते करते 2018 तक 31.24 डिग्री था, ऐसे था। हमने क्या किया, इसका एवरेज ले लिया पूरे पीरियड का, 51 से 2018 68 साल का, ये हमारा एवरेज हो गया। और इसको फिर हमने एवरेज में से क्या किया, हमने हर साल के डेटा को हर साल का डेटे में से एवरेज को घटा दिया। तो हमने क्या निकल गया, हर साल की एनॉमली, ये जो हमारी मीन क्लाइमेट है उससे हर साल कैसे वो कैसा बिहेव किया, क्या ये जो हमारी ओवरऑल औसत क्लाइमेट है उससे ज्यादा हुआ कम हुआ, उस तरीके से उसको एक सिंपल फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा अगर xi माइनस x बार जो हमारा एवरेज है, तो हमारी एनॉमली निकल जाएगी। और फिर ये एनॉमली, ये जीरो लाइन जो है, ये आपकी एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार अभी आगे हम यूज करेंगे। ये जो एवरेज है, ये 30.79, ये जीरो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस जीरो से कितना हम आगे गए, कितना हम पीछे गए। तो जितना नीचे है मतलब वो हमारे नेगेटिव वैल्यूज हैं, जितना हम ऊपर हैं वो हमारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ये एक कंसेप्ट है जो आप दिमाग में रखिएगा। नाउ अभी हम एक और डेटा देखते हैं जो कि 1970 से 2050 का है डेटा है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक्चुअली क्या है कि क्लाइमेट चेंज को क्रिटिसाइज करने के लिए कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, नेगेटिव वैल्यूज हैं। नो दोस्तों, नेगेटिव वैल्यू मींस डिक्रीजिंग ट्रेंड। सो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पैचेस में डेटा ले लेते हैं। जैसे ये छोटा सा 5 साल का डेटा ले लिया, वहां पे उन्होंने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन खींच दी और कहा कि नहीं यहाँ तो देखिए कुछ हो ही नहीं रहा, या तो स्ट्रेट है या तो नीचे जा रहा है। हमने क्या बताया कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कि क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग पीरियड प्रोसेस है, जो कि लॉन्ग डेटा सेट्स में, जो कि 50 साल 30 साल 100 साल के डेटा में जब हम देखेंगे, क्लाइमेट के साथ हमेशा वेरिएबिलिटी होती है। वेरिएबिलिटी को हमें छोड़ना है और लॉन्गर ब्रॉडर सिग्नल को देखना है। ब्रॉडर सिग्नल मींस या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा या इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। अभी करंट सिनेरियो जो क्लाइमेट का है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो अगर हम इस डेटा पे जब अगर हम ट्रेंड प्लॉट करेंगे तो क्लियरली क्लाइमेट हैज ए फ्लक्चुएशंस, बट वी हैव ए क्लियरली एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। और क्लाइमेट चेंज का एक जो सबसे बड़ा सिग्नेचर जो अभी माना जाता है, जो ये पिक्चर है, ये हजारों बार साइट हो चुका है हर जगह पे। एक 1959 में एक यूएस में एक लैब है, वहां पे ये एक पीएचडी स्टूडेंट ने CO2 का मेजरमेंट शुरू किया था, और बाद में उसको फिर इंस्टीट्यूट ने ले लिया और फिर नासा नोवा ने ले लिया वो लैब को, और वो कंटिन्यूअस वहां पे CO2 का मेजरमेंट हो रहा है। और हर साल आप देखिए, हर साल CO2 का कंसंट्रेशन जो है लगभग 280 ppm से शुरू होके अभी 417 ppm पार्ट्स पर मिलियन पे पहुंच गया है, जो कि लगभग 60-70% से ज्यादा बढ़ चुका है CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में। तो ये एक क्लियर कट सिग्नेचर है कि, और CO2 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि वार्मिंग इफेक्ट पैदा करती है। अगर हम CO2 के साथ अगर टेम्परेचर को प्लॉट कर देंगे तो टेम्परेचर राइज और CO2 दोनों साथ साथ जाते हैं। पीला वाला CO2 है और लाल वाला टेम्परेचर है। तो अगर हम देखेंगे तो CO2 के साथ साथ टेम्परेचर राइज हो रहा है, दोनों वेल इंटीग्रेटेड है। अब कुछ और एविडेंसेस जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डेटा सेट्स हैं। एनुअल एवरेज टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर जो है ये भी, अब आप ये ध्यान रखिए एवरेज किसके रेस्पेक्ट में है, 1961 टू 1990। पीछे हमने 1850 से 1900 लिया था अगर याद हो। तो हमारा बेस क्लाइमेट क्या है, 1961 से 1990। विथ रेस्पेक्ट टू बेस क्लाइमेट
ये डिफरेंट ग्लोबल एजेंसीज हैं, इंडिपेंडेंट डेटा सेट्स हैं जो कि क्लियरली एक जैसा सिग्नल दिखा रहे हैं, जिससे कि डेटा में भी काफी कॉन्फिडेंस है कि ग्लोबल डेटा है, बहुत लॉन्ग पीरियड का है, 1850 से है और 2012 तक है। तो ये सारे डेटा एक ही जैसा बिहेवियर दिखा रहा है और क्लियरली दिखा रहे हैं कि देयर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड। अगर हम इसको डेटा को थोड़ा सा तोड़ के देखें, जैसे कि हर 10 साल पे कैसा दिखाई दिया डिकेडियल, तो एक ब्लॉक हर 10 साल का मीन दिखा रहा है, तो अभी तक तो ठीक था, लेकिन 1950 के बाद से अगर देखें तो कंटिन्यूअस ये डेटा जो है बढ़ रहा है। और एक पिक्चर और अगर अभी हम यहाँ पे जल्दी से देख लें तो स्पेशली, ये तो हमने टेम्पोरल देख लिया इस टाइम सीरीज, और अगर हम स्पेशली भी देखें तो हर जगह पे वार्मिंग हो रही है। और एक चीज ये ध्यान रखें कि पोलर रीजन्स और हायर लैटिट्यूड्स में वार्मिंग ज्यादा स्ट्रांग हो रही है ट्रॉपिकल रीजन्स के अलावा या माउंटेनियस रीजन में। इस पे हम लोग फिर से लौट के आएंगे। सिमिलरली एक और फिगर है जो कि अगेन वही दिखा रहा है कि हर साल का डेटा प्लॉट किया हुआ है और लगातार टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। इतना अभी तक मैंने आपको कन्विंस कर लिया होगा कि टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। एक और प्लॉट उसके लिए मैंने लगा रखा है कि अगर हम इस डिकेडियल वाइज स्पेशली भी अगर देखें तो कंटिन्यूअस वार्मिंग हो रही है। अब यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस डालते हैं कि एक हम कितने वार्मिंग की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री वार्मिंग की बात कर रहे हैं, आधे डिग्री वार्मिंग की बात कर रहे हैं, या थोड़ा सा उससे आगे पीछे बात कर रहे हैं। और हमारा टेम्परेचर चेंज एक दिन में ही, सवेरे टेम्परेचर 20 डिग्री है और शाम को जो है दिन में है 30 डिग्री हो जाता है और रात में फिर 22 डिग्री हो जाता है। 8 डिग्री का और 5 डिग्री का या 20 डिग्री का फर्क तो हमारा डेली हो जाता है, तो हम 1 डिग्री से इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? तो ध्यान रखने की बात क्या है कि वेदर इज ए शॉर्ट टर्म फिनोमेना। बहुत थोड़ी सी किसी इलाके में ये वेदर जो है लोकल फिनोमेना है। जो वेदर भोपाल में है वही वेदर दिल्ली में नहीं है, जो वेदर दिल्ली में है वही वेदर चेन्नई में नहीं है। तो वेदर लोकल फिनोमेना है, तो वो डेली फ्लक्चुएशन से मतलब नहीं है, हमारा मीन से मतलब है। और पिछले 1000 साल में टेम्परेचर जो है लगभग 1 डिग्री बढ़ा है, और पिछले 100 साल में हमारा टेम्परेचर लगभग 0.85 डिग्री बढ़ गया। और कोई भी डेटा हम जब देते हैं तो उसकी अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, तो लगभग हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि हमारा मिनिमम चेंज जो अगर इसमें होगा तो 0.65, मैक्सिमम 1 डिग्री, ज्यादा सबसे बेस्ट जो हम बोल सकते हैं वो 0.85 के लिए बोल सकते हैं। मतलब लगभग 100 साल में हमारा लगभग 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ गया। और इससे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अर्थ इज ए क्लोज सिस्टम। हम क्या कर रहे हैं, उसके पूरे एनर्जी बैलेंस को चेंज कर रहे हैं। उसमें 1 डिग्री की वार्मिंग हम उसमें डालना है, 1 डिग्री की वार्मिंग मीन वार्मिंग डालना है। मीन वार्मिंग का मतलब ये है कि जो अब आई डोंट नो कितना आप लोग अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, मोमेंटम पढ़े हैं, लेकिन मोटा अगर आप समझना चाहें तो आप पूरे सिस्टम की जो एनर्जी बैलेंस है उसको बहुत ही स्ट्रांगली चेंज कर दे रहे हैं, अल्टर कर दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है कि अभी कल आईपीसीसी एक संस्था है जिसके बारे में भी हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी रिपोर्ट आई है जो कि हर 7 साल 8 साल में एक बार आती है। उसके हिसाब से पिछले 20 साल में, खाली 20 साल, फिर से बोल रहा हूं, खाली 20 साल में 1 डिग्री की वार्मिंग हो गई है। इतना ज्यादा एनर्जी, 1 डिग्री वार्मिंग पूरे सिस्टम को जा रही है। अगर आप इस तरह समझने की कोशिश करें कि एक छोटा देश है, उसके वो अपने रिसोर्सेज को बहुत आसानी से मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर आपको इंडिया उस देश से ज्यादा पैसा खर्च करके भी उतने रिसोर्सेज पैदा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या फंड्स चाहिए उस सबको एक लेवल पे लाने के लिए। उसी तरीके से आई डोंट नो वेदर दिस एग्जांपल फिट्स और नॉट, लेकिन उसी तरीके से अगर आप सोचें, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी पूरे ग्लोब में हो गई, अगर आप एक छोटे से रीजन में वो एनर्जी एक्यूमुलेट करते हैं तो वो धीमे से डिसिपेट हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा तो ग्लोब स्केल पे। लेकिन अगर आप पूरे ग्लोब को अगर 1 डिग्री वार्म कर देंगे एवरेज, तो कुछ जगहों पे हो सकता है 5 डिग्री वार्मिंग हुई हो, कहीं पे 3 डिग्री वार्मिंग हुई हो, कहीं 2 डिग्री वार्मिंग हुई हो। वो पूरी एक्यूमुलेटेड 1 डिग्री वार्मिंग बहुत ज्यादा एनर्जी बैलेंस, एनर्जी सिस्टम को चेंज कर देता है आपके। उसको मैं इसमें बहुत समय मैंने लगा दिया। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, लेट अस टॉक अबाउट वेरिएबिलिटी होती क्या है। क्लाइमेट हैज ए नॉर्मल वेरिएबिलिटी ना, वी हैव ए जाड़ा, गर्मी, सीजनल वेरिएबिलिटी होती है, बरसात, फिर डेली वेरिएबिलिटी होती है।
तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी looks at the changes that occurs within smaller time frames periodically or periodicity such as month, season or a year. और क्लाइमेट चेंज क्या होता है, वो लॉन्गर पीरियड का होता है, जो कि मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की। इस फिगर में भी वही बताया गया है कि एक तो वेदर स्केल होता है, फिर एक क्लाइमेट स्केल होता है जो कि सीजन और मंथ और ईयर के स्केल पे होता है, और क्लाइमेट स्केल जो होता है जो कि चेंज वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि लॉन्गर टाइम स्केल होता है। अगर एक कोई भी डेटा आपको दे दिया जाए, जैसे टेम्परेचर की टाइम सीरीज दे दी जाए, तो क्लाइमेट हैज ए वेरिएबिलिटी, उसमें सीजनल साइकिल होगी, जाड़ा गर्मी बरसात का सिग्नल होगा, गर्मी में ज्यादा हो जाएगा, जाड़ा में कम हो जाएगा, तो फ्लक्चुएशन होगा। लेकिन और वेरिएबिलिटी क्या होगी, जो ये फ्लक्चुएशंस हैं, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये वेरिएबिलिटी तो रहेगी, लेकिन साथ में साथ आपको क्लियरली जो है टेम्परेचर बढ़ता हुआ भी दिखाई पड़ेगा अगर आप उसमें ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे। आईपीसीसी का मैंने अभी नाम लिया था। आईपीसीसी एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, जो कि क्लाइमेट चेंज का स्टडी करती है और क्लाइमेट चेंज पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशू करती है, जो कि 7 साल 8 साल में एक बार करती है। और पिछले 2013 में हुआ था, और कल 9 अगस्त 2021 में दूसरा आईपीसीसी की रिपोर्ट कल आई। उस रिपोर्ट के हिसाब से वो आईपीसीसी करती क्या है, उसको एक बार मैं हल्का सा बोल दूं। आईपीसीसी इज एन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है, और इज ए साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन दैट कलेक्ट्स एंड एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ये 1988 में फॉर्म हुई थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। इसमें लगभग 2000 साइंटिस्ट मिलकर, इसमें 130 देश के मिलकर ये रिपोर्ट तैयार किए हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इस साल, इस सेंचुरी के अंत तक फिर ये 1850 से 9 के रेस्पेक्ट में 3.5 डिग्री से 5.7 डिग्री टेम्परेचर वार्मिंग होने की संभावना है। एक और डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं एल्बिडो की, जिसको भी आप लोग संभवतः जानते होंगे। एल्बिडो क्या होता है? इट्स जस्ट द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। So the fraction albedo, what is actual albedo? The fraction of light that is reflected back by a body or surface. अभी क्या है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगे और लेस रिफ्लेक्ट करेंगे। हम अगर अर्थ और क्लाइमेट के बारे में अगर बात करें, तो सॉइल जो है ज्यादातर ब्लैक होती है, उसका रिफ्लेक्टिविटी 5% से 40%, सैंड का 15 से 40, स्नो और आइस का देखिए 40 से 95%। एक फ्रेश स्नो जो है पूरा ही रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे अब हम यहाँ पे फ्रेश स्नो है, यहाँ से रिफ्लेक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। जो आपकी रोड्स हैं वहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। पानी जो है ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। व्हाइट, इसीलिए लोग बोलते हैं अपने छत की सरफेसेस व्हाइट रखिए, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होगी तो आपके घर में वार्मिंग कम होगी। ब्लैक सरफेस अगर आप रखेंगे तो आपका घर ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये कंसेप्ट भी आप दिमाग में रखिएगा। अल्बिडो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि हम लोग आगे यूज करेंगे। अब आप ध्यान रखिए कि ये वाला फिगर मैंने पहले दिखाया था। इन एरियाज में जहाँ पे अल्बिडो ज्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्नो और आइस थी, तो यहाँ पे अब हीट ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही है, और ज्यादा हीट एक्यूमुलेट हो रही है तो इन एरियाज में वार्मिंग भी ज्यादा हो रही है। इसीलिए अब यहाँ अगर यहाँ पे मान लीजिए हम ये पहाड़, यहाँ पर स्नो है, व्हाइट स्नो है, और अगर ये मेल्ट हो जाएगी तो क्या होगा, 90% रिफ्लेक्ट होने की जगह 90% एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद देन चेन रिएक्शन होगा, फीडबैक होगा। ये हीटिंग पास वाले स्नो या ग्लेशियर्स को मेल्ट करना भी स्टार्ट करेगी। सो एल्बिडो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रोल्स द अर्थ सरफेस, अर्थ क्लाइमेट। एक और थोड़ा सा अर्थ का रेडिएशन बैलेंस समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट ये है कि अर्थ का जो टॉप ऑफ, ये यहाँ से पहले शुरू करते हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका अगर हम टेम्परेचर प्रोफाइल देखें तो धीमे धीमे आप देखिए, शुरू में लगभग 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, सब हम लोग ने 5वीं 6वीं में पढ़ रखा है। तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ता है, फिर मेसोस्फियर में घटता है, फिर थर्मोस्फियर में फिर बढ़ता है। अब इसीलिए आप यहाँ से ध्यान रखिए कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप पहाड़ पे जाते हैं तो आपको ठंडा क्यों लगता है? ठंडा आपको जमीन पे ठंडा, जबकि जमीन पे ठंडा लगना चाहिए, आपको पहाड़ पे ठंडा लगता है। पहाड़ पे ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर विथ हाइट डिक्रीज करता है लगभग 10-12 किलोमीटर तक वो, और उस डिक्रीज का जो रेट होता है वो लगभग 6.5 डिग्री है। तो अभी आप जहाँ खड़े हुए हैं, मान लीजिए वहां का टेम्परेचर 20 डिग्री है, और वहां से अगर आप 10 किलोमीटर ऊपर, ठीक ऊपर चले जाए, तो आप 65 डिग्री टेम्परेचर आपके ऊपर कम हो जाएगा, क्योंकि 6.5 डिग्री कम हो रहा है। तो 65 डिग्री का आपका टेम्परेचर, आपके कमरे का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री है,
तो आपके कमरे के ऊपर इस समय टेम्परेचर -45 डिग्री है। अगर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ह्यूमिड है या ड्राई है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन तब भी टेम्परेचर या तो थोड़ा ज्यादा माइनस होगा या थोड़ा कम माइनस होगा, लेकिन माइनस में ही रहेगा, बहुत ज्यादा माइनस में रहेगा। ये दिमाग में रखिए। फिर अभी ये इसको समझने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं इस फिगर में, रेडिएशन बजट ऑफ द अर्थ। तो मान लीजिए हमारे टॉप और एटमॉस्फेयर जो है 10-12 किलोमीटर के बाद मोटा मोटी खत्म हो जाता है, वैसे 50 किलोमीटर तक भी रहता है कहने के लिए। तो 100 किलोमीटर जो फिजिक्स के लोग हैं, जो आइनोस्फीयर और आइनोस्फीयर पे जो रिसर्च करते हैं, वो लोग उनके लिए ये इंपॉर्टेंट का एरिया है। अदरवाइज एटमॉस्फेयर के वालों के लिए, क्लाइमेट वालों के लिए 10-12 किलोमीटर के बाद कुछ नहीं रह जाता है वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉइंट क्या था कि अगर हम मानते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं सोर्स ऑफ लाइफ इज सन ओनली, एंड सन अगर हमारे टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर पे अगर हमारे पास 100 वाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, यूनिट एनर्जी आ रही है, तो और वो हमारे सिस्टम एटमॉस्फेयर में आ रही है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस 100 यूनिट जो है ये बाहर भी चली जानी चाहिए। अगर ये बाहर नहीं जाएगी तो क्या होगा कि या तो सिस्टम गर्म हो जाएगा या तो सिस्टम ठंडा हो जाएगा। हम कोई ह्यूमन लाइफ साइकिल में बात नहीं कर रहे हैं, हम मिलियन और बिलियन ईयर्स में बात कर रहे हैं। अगर हम मान लीजिए 0.00002 डिग्री भी अगर हम टेम्परेचर रोक लेते हैं, तो क्या होगा कि जब हम मिलियन और बिलियन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो ये ध्यान में रखिए कि क्लाइमेट में जितनी एनर्जी आ रही है उतनी उसको जानी है, लेकिन आने की स्पीड दूसरी है, जाने की स्पीड दूसरी है, लेकिन जानी अवश्य, उसको बाहर निकलनी पड़ेगी। अगर वो एनर्जी बाहर नहीं जाएगी तो सिस्टम में इम्बैलेंस आ जाएगा। तो और वो कैसे, ये तो हो गया कार्टून, लेकिन ये तो गया कंसेप्ट। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है वो एनर्जी, जो एनर्जी बैलेंस निकाला गया, तो 341 वाट पर मीटर ऑफ एनर्जी जो है पर स्क्वायर मीटर पे पड़ती है। अब 341 पर एनर्जी जो आती है उसमें से क्या होती है, एटमॉस्फेरिक एल्बिडो। एल्बिडो आप जानते हैं 79 यूनिट एट क्लाउड है, डिफरेंट गैसेस हैं, उनके कंपाउंड्स हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 341 में से 79 तो डायरेक्टली निकल जाती है, बाकी लगभग 23 जो कि यूनिट जो है वो अर्थ रिफ्लेक्ट कर देता है। सो टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 100 यूनिट है, 341 में 100 यूनिट, ये लगभग 30% के आसपास आती है, 30-31%। तो 30% एनर्जी एल्बिडो ऑफ अर्थ की जब बात करेंगे तो ये लगभग 30% है, 31% है। तो 31% तो सीधे चली जाती है, बाकी जो बची एनर्जी वो फिर अर्थ में सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर वो रिसाइकिल होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हैज अ डिफरेंट n नंबर्स ऑफ लेयर्स एट लोअर एटमॉस्फेयर। फिर वो डिफरेंट रिसाइकिल होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, बैक एंड फोर्थ होती है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 239 एनर्जी वाट पर मीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो क्या होता है कि 239 एंड 102 जब हम ऐड करेंगे तो ये 341 हो जाएगा। तो जितनी एनर्जी आई उतनी निकल गई, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी रिसाइकिल होती है, और वही रिसाइकिल जो है हमारी लाइफ लाइन है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर अर्थ में नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ नहीं हो सकती। अभी हम थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ एयर देखने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को समझने की और थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस देखना है हमारा कंपोजिशन क्या है, ये हम सभी जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, फिर आर्गन है लगभग 9.1% के आसपास, और सबसे कम क्या है, लगभग 0.043 मतलब 4% के आसपास जो है हमारी ट्रेस गैसेस हैं, जिसमें उन ट्रेस गैसेस, इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होती हैं। उन 4% में CO2 सबसे ज्यादा है, CO2 लगभग 4.07% है। बाकी और भी छोटी छोटी गैसेस हैं, लेकिन क्योंकि इन बहुत ही कम मात्रा में, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन इस स्केल में है, तो इनकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा है, और वही सबसे ज्यादा कल्प्रिट भी है क्लाइमेट चेंज के लिए। एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग जनरल उस पर आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग साइंस की बात कर लेंगे, फिर हम लोग जनरल बात करेंगे। मेरे ख्याल से ये एक और रेडिएशन का प्लॉट है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है रेडिएशन का, जो कि हम लोग जानते हैं। इससे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या कैसे बिहेव करती हैं सनलाइट्स के साथ ना, कैसे होता है एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है।
या एटमॉस्फेयर में गैसेज है, तो इनकमिंग रेडिएशन हमारी क्या है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है। लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है, जो अर्थ इमिट करती है। अब जब ये आती है तो जो डिफरेंट कंपोजिशन है अर्थ का, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये कैसे बिहेव करते हैं इनकमिंग रेडिएशन के साथ। इनकमिंग रेडिएशन के साथ पूरा ही ट्रांसपेरेंट है, एकदम ही रिएक्ट नहीं करता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और ओजोन जो O3 जो है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में रिएक्ट करता है, ना कि क्या कहते हैं ट्रोपोस्फीयर में। तो ये वाला जो पोर्शन जो हमें दिखाई पड़ रहा है एब्जॉर्प्शन, ये पूरा स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर वार्म होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो वार्मिंग होती है वो ओजोन की वजह से ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पूरी ट्रांसपेरेंट है, वाटर वेपर पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो जो भी इनकमिंग रेडिएशन है उससे हम एटमॉस्फेयर में वार्मिंग नहीं होती, थोड़ी बहुत विजिबल एरिया में, लाइट के एरिया में होती है। लेकिन जब आप ये री रेडिएट होती है इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में, तब आप देखिए ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस एक्टिवेट हो जाती है। वाटर वेपर, डिफरेंट चैनल्स में वाटर वेपर बहुत सारी एनर्जी को रोक लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर एनर्जी को रोक रहा है यहाँ पे डिफरेंट बैंड्स में, और ये नाइट्रोजन भी थोड़ा सा अब्सॉर्ब कर रहा है। और एक एटमॉस्फेरिक विंडो होती है जो लिटरली यहाँ पे सीधे एनर्जी जो है बाहर चली जाती है। तो आपको ये मोटा मोटा दिमाग में आ गया होगा कि इनकमिंग रेडिएशन हम लोग ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, आउटगोइंग रेडिएशन के लिए हम लोग ओपेक जाने नहीं देते हैं, उसको रोक लेते हैं। कौन रोक लेता है? ग्रीन हाउस गैसेस रोक लेती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्टिवेट करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ सरफेस पे बनता है, और वो जो एब्जॉर्ब कर लेता है रिफ्लेक्टेड गैस को। यही अभी हमने आपको बताने की कोशिश किया। ये एक और नाइस कार्टून था, मैंने सोचा कि इसको मैं लगा देता हूँ, लेकिन ज्यादातर चीजें मैंने इसमें बताई दी आपको कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। सो नॉर्मली आपकी सन से रेज आई एंड ऑल दोस थिंग्स, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स। सो ग्रीन हाउस गैस और उनके स्रोत क्या है। तो अगर आप ग्रीन हाउस गैस में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। 65% जो है फॉसिल फ्यूल से है, 11% के आसपास नेचुरली है, लगभग 75-76% कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद फिर मीथेन है लगभग 16%, देन नाइट्रस ऑक्साइड है। सो अभी जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए जब भी बात होती है क्लाइमेट चेंज की, CO2 की बात होने लगती है। मीथेन, उसके बाद CO2 के साथ एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि CO2 की लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा है, वो 100 साल 200 साल तक भी रहती है, जबकि मीथेन एंड ऑल इनकी लाइफ साइकिल क्या है, 10 साल 12 साल में ये फिनिश हो जाते हैं। तो इनका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जितना बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का। इसीलिए जब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या ग्लोबल वार्मिंग को जो हम लोग मापते हैं या नापते हैं, तो उसको CO2 के रेस्पेक्ट में नापते हैं। तो CO2 को हम कह देते हैं कि नंबर 1 है, तो 1 kg CO2 के बराबर जो गैस है, अगर 1 kg हम मीथेन को ले लें तो वो कितना वार्मिंग पैदा करेगी। तो मीथेन जो है लगभग 23 गुना पैदा करेगी, क्योंकि उसका वार्मिंग पोटेंशियल 23 गुना ज्यादा है CO2 से, लेकिन उसका संख्या बहुत कम है। और उसके अलावा ये अभी तो 23 है, दूसरी रिपोर्ट थी उसमें 26 हो गया था 13 में, और अभी तो जो कल रिपोर्ट आई है इसमें और बढ़ गया होगा वार्मिंग पोटेंशियल। तो कहने का मतलब ये है कि CO2 का वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, उसके सापेक्ष में देखते हैं। अब आप देखिए HFC इसका 12,000 है, लेकिन इनकी संख्या इतनी कम है कि ये इतना ज्यादा होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते हमको। अब CO2 के बारे में अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम लोग इसके बारे में इतना चिंतित क्यों हैं, कि क्या ये पहले कभी इतना ज्यादा थी कि नहीं थी। तो हमारे पास बहुत से एडवांस साइंटिफिक मेथड्स हैं। हम लोग स्पेशली आर्टिक और एंटार्क्टिक एरिया में जाके आइस कोर लेके और उसके अंदर जो हवा छुप रहती है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत प्रिसाइसली एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब बहुत प्रूव्ड साइंस है वो। और उससे हम 1000 साल 2000 साल लाख साल और 8 लाख साल 10 लाख साल तक पीछे भी जा सकते हैं, इतना साइंस एडवांस हो चुका है। अब हम देखें अगर तो CO2 का जो लेवल है ये हाईएस्ट जो है 280 के आसपास गया, ये हमारा 0 है 1950 यहाँ पे। और अगर आप यहाँ से देखो तो CO2 ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में चला गया है, जो मैक्सिमम 280 230 था वो अब 417 के रेंज में आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग है, जो चीज पिछले 8 साल में नहीं हुई वो अब हो रही है, और इसकी वजह से टेम्परेचर सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है। एक और हम आपको फिगर दिखाते हैं कि CO2 के लिए हम इतना परेशान क्यों है। अगर इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है तो US क्यों परेशान है, US प्रोड्यूस कर रहा है तो इंडिया क्यों परेशान है, जो वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उनको नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा अर्थ जो है उसका एटमॉस्फेयर सेम है, हमारे यहाँ जनरल सर्कुलेशन है। जनरल सर्कुलेशन से जो हवा यहाँ है वो पूरे दुनिया में कहीं भी जाती है और एयर मास को ट्रांसपोर्ट करती है। एक ये छोटा सा वीडियो है, मैं लंबा वीडियो है बट मैं 1 मिनट क्लिप प्ले करूंगा ताकि आप लोगों को
एक तरह का फीलिंग आ जाए कि CO2 का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है और डिफरेंट सीजन्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। मैं इसको सॉरी, सो लेट मी सी वेदर आई कैन स्टार्ट दिस। Yes. So, Abhi. Hi, this is Bill Putman. I'm a climate scientist at NASA's Goddard Space Flight Center. What you're looking at is a supercomputer model of carbon dioxide levels in the Earth's atmosphere. The visualization compresses 1 year of data into a few minutes. Carbon dioxide is the most important greenhouse gas affected by human activity. About half of the carbon dioxide emitted from fossil fuel combustion remains in the atmosphere, while the other half is absorbed by natural land and ocean reservoirs. In the Northern Hemisphere, we see the highest concentrations are focused around major emission sources over North America, Europe, and Asia. Notice how the gas doesn't stay in one place. The dispersion of carbon dioxide is controlled by the large-scale weather patterns within the global circulation. During spring and summer in the Northern Hemisphere, plants absorb a substantial amount of carbon dioxide through photosynthesis, thus removing some of the gas from the atmosphere. We see this change in the model as the red and purple colors start to fade. Meanwhile, in the Southern Hemisphere, we see the release of another pollutant, carbon monoxide. This observations in atmospheric models like geoscience. So, अभी जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल सर्कुलेशन की वजह से जो CO2 कहीं भी जनरेट होगी वो पूरे ग्लोब में फैल जाएगी। और ऑब्वियसली सीजन जब ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, जो समर सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, तो वो CO2 एटमॉस्फेयर से क्लीन हो जाती है। जब विंटर आता है तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वो उनकी सीजनल साइकिल हो गई। जो मेन कंसेप्ट था वो ये था कि जो CO2 हम US में करेंगे वो चाइना में भी जाएगी, इंडिया में भी जाएगी, एंड अदर वे राउंड। ये दिमाग में होना चाहिए, इसीलिए हम इसके लिए कंसर्न है। अब जलवायु परिवर्तन का के कारण क्या है? देखिए, नेचुरल कारण भी होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक, जिसको मानव जनित भी हम लोग कहते हैं। नेचुरल कारण का बहुत लॉन्ग स्केल प्रोसेस है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक है या सोलर वेरिएबिलिटी है। सन हैज ए साइकिल ऑफ 11 ईयर्स, जिस समय अपने पीक पे होगा उस समय ज़्यादा एनर्जी आएगी। वॉल्केनिक एरप्शंस हैं जो कि बहुत अमाउंट में एशेस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर बड़ा वॉल्केनिक एरप्शंस है तो 6 महीने, साल भर, 2 साल तक भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है, कूलिंग इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन फिर वो खत्म हो जाएगा। या इंटरनल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है। क्लाइमेट में बहुत सारे मोड्स होते हैं, जिसको आप लोगों ने शायद नाम सुना हो। एल नीनो होता है, ला नीना होता है, बहुत सारे और डिफरेंट मोड्स होते हैं जो 3 साल, 5 साल, 7 साल के स्केल पे चलते हैं, और वो फिर ग्लोबल वेदर को प्रभावित करते हैं। लेकिन वो नेचुरल साइकिल वो लाखों हजारों सालों से चली आ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस करते हैं। वो क्या है, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन हाउस गैस है, लैंड यूज लैंड कवर। अब हमने लैंड यूज लैंड कवर जो सबसे ज़्यादा हम चेंज कर रहे हैं। हमने फॉरेस्ट काट के क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर काट के हमने शहर बना दिए। तो हमने क्या किया, पूरा एल्बिडो चेंज कर दिया ग्रीन। और जैसे हमने फॉरेस्ट काटा, हमने ग्रीन हाउस गैस के सिंक को हटा दिया, लकड़ी को जला के, और जो उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस थी उसको और अगेन वापस एटमॉस्फेयर में डाल दिया। एरोसोल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पॉइंट क्या है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। अब इसको हम देखते कैसे हैं कि हम ये क्वांटिफाई कर सकें कि नेचुरल इफेक्ट है या ह्यूमन इफेक्ट है या एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट है। उसके लिए मॉडल की जरूरत होती है। क्लाइमेट मॉडल जो होते हैं ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉडल होते हैं जो सुपर कंप्यूटर्स पे ही खाली चलते हैं। इनके लिए सुपर कंप्यूटर्स ही होता है। इन सुपर कंप्यूटर्स पे ये बहुत मॉडल जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स बेस्ड होते हैं। फिजिक्स से पैरामीटराइजेशन लिखा जाता है और मैथमेटिक्स से उनको फिर इक्वेशंस में लिख के सॉल्व किया जाता है ताकि वेदर को प्रेडिक्ट किया, क्लाइमेट को प्रेडिक्ट किया जा सके। अब जब हमने मॉडल को रन किया नेचुरल फोर्सिंग के साथ, तो हमारा ये क्लाइमेट आया। ये जो बैंडविड्थ है ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। मान लीजिए ये 5 मॉडल है,
तो ये एक बैंडविड्थ आ गई कि एक मॉडल 5 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ है, तो ये हमारा ये हो गया। दूसरा एक मान लीजिए हमने फिर रन किया उन्हीं 5 मॉडल को फिर से रन किया, तो हमारी बैंडविड्थ ये आ गई, 1 नंबर मॉडल ये, 5 नंबर मॉडल ये, बीच में सारे। फिर हमने जब उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन को प्लॉट किया तो हमने देखा कि जब हम एंथ्रोपोजन ह्यूमन इम्पैक्ट के साथ मॉडल को रन कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशंस के साथ वो मैच कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हाइम टेस्ट सिमुलेशंस कर रहे हैं, पीछे की क्लाइमेट कर रहे हैं ताकि हम उसको वैलिडेट कर सकें। तो ये और इसमें क्लियरली ये दिखाता है कि जब भी हम कर रहे हैं, और ये एक ही नहीं है, ये दुनिया के हर भाग में अगर हम देखें तो जब भी हम नेचुरल फोर्सिंग के साथ रन कर रहे हैं तो वो मैच नहीं कर रहा। जब हम एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग के साथ मॉडल को रन कर रहे हैं तो वो मैच कर रहा है। इसका मतलब एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अब हम इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो जैसे सी लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर वेपर बढ़ रहा है, ओशन ज्यादा एसिडिक हो रहा है, स्नो कवर कम हो रहा है, ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट रहे हैं, परमाफ्रॉस्ट ओपन हो रहा है, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स फॉर मीथेन। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साइबेरिया में बहुत सारे मीथेन रिलीज हो रहे हैं इस समय, जो मीथेन होल बन रहे हैं। आर्टिक सी आइस मेल्ट हो रहा है। एक और बहुत बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि सी आइस अगर मेल्ट हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, सी लेवल चेंज हो जाएगा। सी आइस मेल्ट होने से सी लेवल में जरा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप करने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है मेरे ख्याल से। आप अपने एक गिलास में पानी लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, और अगर वो पानी सवेरे वो जम जाएगा फ्रीजर में, और उसको निकाल के फिर सवेरे अपने बाहर रख दीजिए, तो फिर वो ठंडा होके फिर वो पानी हो जाएगा। तो सी में भी जो आइस है वो उतना ही पानी है, वो पानी जमा हुआ है। तो सी पानी जम जाएगा या पिघल जाएगा, उससे सी लेवल राइज नहीं होगा। लेकिन अगर आर्टिक में ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे या ग्रीनलैंड में ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे या आर्टिक इज ए ओशन, अंटार्कटिका इज ए कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका पे बहुत सारे आइस हैं, ये है, वो पिघलेंगे तो उससे सी लेवल राइज होगा, न कि ओशन आइस पिघलने से होगा। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे स्नो को देखा जाए अगर पिछले कुछ सालों में तो स्नो घट गई है। आर्टिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सी आइस जो है वो घट रही है। ओशन वार्मिंग देखा जाए तो वो कंटिन्यूअस, बट ये सब ऑब्जर्वेशनल डेटा सेट है, कोई मॉडल डेटा सेट नहीं है। और या सी लेवल का चेंज देखें तो वो भी बढ़ रहा है। ये सारे ग्लोबल सिग्नल्स हैं, हम लोग को भी कोई लोकल सिग्नल की अभी तक बात नहीं की है। लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं, बड़े स्केल पे इतने बड़े ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है क्लाइमेट चेंज का, कि इसका इम्पैक्ट जो है वो एक्सट्रीम के रूप में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। और आज तो हम लोग हमेशा एक्सट्रीम अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे पोलर आइस मेल्ट हो रही हो, चाहे बहुत ज्यादा हीट वेव आ रही हो, चाहे सी लेवल बढ़ रहा हो, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर हो रही है, हम लोग डेली सुन रहे हैं, टीवी में देखते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े साइक्लोन आ रहे हैं। जो साइक्लोन 20 साल में एक बार आते थे वो साल में 2-2 बार आने लगे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, एक्सट्रीम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब एक और स्लाइड है जो कि थोड़ा सा जहां हम लोग साइंस की बात करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, एक्सट्रीम होता क्या है। एक्सट्रीम हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी डेटा में जो सबसे टेल वैल्यू होती है, जो लास्ट में वैल्यू होती है, वो उसको हम एक्सट्रीम कहते हैं, जो यहाँ पे होती है। जैसे अब हमारा ये एक क्लाइमेट का डेटा है कोई भी, तो हमारी जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या कहा कि let me try to get a pointer. So ये हमारा क्लाइमेट है। तो हमारा ये मान लीजिए 20 डिग्री है ये, तो ये 20 डिग्री जब के नीचे जितना भी टेम्परेचर है उसको हम कहेंगे कि हमारा कोल्ड डेज है। हम कोल्ड डेज कहें, कोल्ड नाइट्स कहें, कुछ भी कहें। और हॉट डेज मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के नीचे जितना भी होगा उसको हम बोलेंगे, 30 डिग्री के नीचे जितना भी हमारा डेटा आएगा उसको हम बोलेंगे हमारा वो हॉट डेज है। लेकिन अभी क्या है कि क्लाइमेट वार्म हो रही है, तो ये लेट से ये ऐसे शिफ्ट हो गई, तो हमारा जो 20 डिग्री का कोल्ड डेज था, अब हमारे पास वो कोल्ड डेज रही नहीं गया। अब हमारे पास क्या होगा, हम 22 डिग्री 24 डिग्री को कोल्ड डेज बोलना शुरू करेंगे। और हम क्या कहेंगे, जो हमारा हॉटर था, जो पहले 30 डिग्री पे था, अब वो हो गया 35 डिग्री 40 डिग्री। तो पहले हॉट होता था, अब हमारे पास मच हॉटेस्ट हो गया, वहां पर ज्यादा हीट एनवायरनमेंट में आ गए। सिमिलरली प्रेसिपिटेशन के बारे में है, उसमें हम लोग न जाते हुए इसको छोड़ देते हैं। तो अभी जैसे सी लेवल की अगर बात करें, तो एविडेंस की बात करें, तो ये देखिए, ये यूएस साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएस है, तो ये सारे एरिया है, ये ऑब्जर्व डेटा है, ऐसा नहीं है मॉडल का डेटा है। आप 97-98 देखिए, ये सारे एरिया ड्राउंड हो रहे हैं। ये जैसे जैसे यहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है, ये इन एरियाज को मेल्ट कर रहा है,
डिक्रीज कर रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया की अगर सापेक्ष में बात करें तो इंडिया में भी कंटिन्यूअस टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम 50 से 2020 का डेटा देखें तो कंटिन्यूअस देयर इज ए इंक्रीजिंग ट्रेंड। अगर हम बीच में भी तोड़ के देखना चाहें 30 साल करके, तो इनिशियली कम था टेम्परेचर और अभी टेम्परेचर कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, एकदम सिग्निफिकेंट राइज है ना। और ये 0 डिग्री, ये दैट इज योर मीन लाइन। So with respect to your mean, everything is above normal, ना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इस पिक्चर को रखा है कि जो समझने की कोशिश, एयर पोल्यूशन, बहुत से लोग कहते हैं एयर पोल्यूशन है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्लाइमेट में वार्मिंग और हो रही है, जबकि ये एक मिथ है। एयर पोल्यूशन स्पेसिफिकली क्लाइमेट के लिए एज ए निगेटिव काम करता है। अगर एयर पोल्यूशन को क्लाइमेट से हटा देंगे, जो कि हम लोग हटाना चाहते भी हैं, तो वार्मिंग और बढ़ जाएगी, लगभग आधा डिग्री बढ़ जाएगी ओवरऑल एवरेज वार्मिंग, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। सो अभी एयर पोल्यूशन जो है, अगर हम देखें 1951 से 2000 तक मैक्सिमम टेम्परेचर देख रहे हैं, ये वार्मिंग ट्रेंड है इंडो गैंजेटिक बेल्ट पे। ये हमेशा यहाँ पे कूलिंग है, ये क्योंकि इतना एयर पोल्यूशन है, इसकी वजह से यहाँ पे एक कूलिंग इम्पैक्ट है। और इनफैक्ट रिसेंट ईयर में इतना ज्यादा वार्मिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे कूलिंग इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। और जबकि साउथ इंडिया या अदर रीजन में सब जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है इस एरिया पे। तो एयर पोल्यूशन का क्लाइमेट चेंज पे सो कॉल्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि एयर पोल्यूशन होने की वजह से वार्मिंग कम है। हम ऑब्वियसली हम चाहते हैं एयर पोल्यूशन हट जाए, और एयर पोल्यूशन हटाएंगे तो जो वार्मिंग है उसमें आधा डिग्री वार्मिंग और जुड़ जाएगी। फिर अभी कुछ रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स में जो पब्लिश्ड लिटरेचर क्या कहता है क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो 1988 के बाद 98 के बाद से सारे ही साल जो हैं गर्म है। वो टेम्परेचर प्लॉट हमने पीछे जो दिखाया था, औसतन लगभग 0.77 डिग्री वार्मिंग हो चुकी है हमारे यहाँ अभी तक। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है कि हमारा जो ओशन है, इंडियन ओशन, वो बहुत तेजी से वार्म हो रहा है, और ये वार्मिंग लगभग 1 डिग्री के आसपास है, जबकि पूरे ग्लोब के ओशन की वार्मिंग 0.7 डिग्री है, जो कि बहुत ज्यादा है। रेनफॉल हमारी जो है लगभग मानसून की 6% कम हो रही है। तो ये क्योंकि नंबर्स हैं तो आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट। और एक ये भी है कि ड्राउट्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स हमारे यहाँ मेल्ट हो रहे हैं, साइक्लोन्स जो की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, नंबर्स कम हो गए, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। जो साइक्लोन सुपर साइक्लोन जो पहले 20 साल में एक बार आता था, 30 साल में एक बार आता था, वो साल में अब 1 बार 2 बार आने लगा है। ये पिछले साल 2 बड़े साइक्लोन इस साल आ गए। जो हमने बताया था हिंदू कुश हिमालय रीजन पे 1 डिग्री की वार्मिंग हो रही है, या और भी कई सारी चीजें हो रही हैं। मेन जो चीजें हैं, जो एक आपको ये ध्यान रखना होगा, जो देश सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, वो सबसे ज्यादा और जो ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं और नीले वाले सबसे कम उत्सर्जन करते हैं। उल्टा क्या है, जो रिस्क पे कौन सबसे ज्यादा है, जो नीले वाले हैं, और लाल वालों के पास क्योंकि रिसोर्सेज हैं तो वो सबसे कम वर्नेबल हैं। तो ये एक और अलग विडंबना है। एक ये रिपोर्ट आईपीसीसी की जो आई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जो कि अभी हमने भी पूरी नहीं पढ़ी है, जस्ट मोटा कल देखा है थोड़ा सा। इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, मैंने सोचा इसको दिखा दूं। इसमें ये बता रहा है कि साल का अंत होते होते, इस सदी का अंत होते होते 12 भारत के बड़े शहर जो हैं वो लगभग 2 से 3 फीट पानी के अंदर आ जाएंगे, कोस्टल एयर शहर से। और ये एक बहुत खतरनाक नंबर है। इसकी वजह से हमको बहुत ही सीरियसली देखना पड़ेगा। इसके लिए हम अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन करते हैं। अडाप्टेशन वो है कि हम अडाप्ट कर लें, मिटिगेशन वो है कि अब हम फॉसिल फ्यूल नहीं यूज कर सकते, हमको अब जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पे, या पावर कोल नहीं यूज कर सकते, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना पड़ेगा। तो हमको अब अडाप्टेशन मिटिगेशन करना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे देश में बहुत सारे स्तर पे, गवर्नमेंट के स्तर पे काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल है ऑन क्लाइमेट चेंज। there is a national mission on climate change and it has several wings, and उसके अंदर 8 मिशन है। 8 मिशन में सोलर है, एनर्जी है, सस्टेनेबल हेल्थ है, हिमालयन इकोसिस्टम है, क्लाइमेट चेंज है। ये सारे मिशन हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे हैं। फिर डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, वहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि कितना हम रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। डिफरेंट
गवर्नमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट हो गया, दूसरे जो देश हैं वो भी, भूटान जो है कार्बन फ्री होना चाह रहा है, कोल फ्री होना, स्कॉटलैंड कह रहा है हम कोल फ्री हो जाएंगे, या दूसरे कंट्री हैं, यूएस कह रहा है सबसे ज्यादा विंड पावर हम जनरेट कर रहे हैं, चाइना लार्जेस्ट विंड पावर जनरेटर है, या एलिमिनेट हम लोग करेंगे कोल फील्ड को। तो बहुत ग्लोबल स्केल पे बहुत से लोग, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, जो करना चाहिए उससे बहुत कम है। तो अभी अगर हम समराइज करें इसको कि इस क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी आर सेम, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा है तो क्लाइमेट चेंज में इतना फर्क क्यों करे ना। नो, दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का इम्पैक्ट सीजनल स्केल पे है और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट लार्ज स्केल पूरे अर्थ सिस्टम पे है। आर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट क्लाइमेट चेंज? यस, we are responsible for all this and we have to take care of it. Can we address the climate change problem? Yes, we can. Obviously we need the willingness for this. Otherwise हम कहें कि हमारे पास अगर हम economic growth को ज्यादा देखेंगे तो obviously we cannot do that. Is present climate change natural process? No, we have already proved that ना, हमने दिखाया है कि natural से जब भी रन कर रहे हैं तो वो natural नहीं है. Is anything I can do about climate change? Yes, you can do a lot of things. Everything will start at your end only. Governments will do at large scale things, but it has to ये काम हम ही लोगों को करना है, हम ही लोगों को अडॉप्ट करना है कि हम इसको जब तक हम अपने डेली लाइफ में नहीं उसको लेंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो, चाहे व्हीकल का यूज हो, चाहे दूसरे चीजों के रिसोर्स हैं, ग्रीन प्लांटेशन हो, लैंड कवर, लैंड यूज चेंज करना हो, ये सारी चीजें हम जब तक नहीं अडॉप्ट करेंगे तब तक नहीं होगा, और हम ये कर सकते हैं, इसलिए हमें करना चाहिए। आर द क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शंस रिलायबल? फिर क्लाइमेट चेंज के जो प्रोजेक्शंस होते हैं, यस, अभी जितने भी कोविड के गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो क्लाइमेट मॉडल्स पे ही हैं। तो मॉडल्स आर ऑलवेज रिलायबल, क्योंकि जो हमने फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रेडिक्ट किया है वो जब ऑब्जर्वेशंस के जो पास्ट क्लाइमेट प्रेडिक्ट किया है वो ऑब्जर्वेशन से बहुत मैच करता है, तो हमारा फ्यूचर भी ऑब्वियसली मैच करेगा। लेकिन फ्यूचर का हमारे पास इनपुट नहीं होता है, कि क्योंकि जब तक आप अच्छा इनपुट नहीं देंगे अच्छा आउटपुट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। तो अच्छा इनपुट देने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3-4 सिनेरियो बनाते हैं कि वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएगा, या वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेगा, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ग्रीन एनर्जी कम होगी, या बिजनेस एज यूजुअल, हम किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सम कंट्री माइट से लाइक कि हम कि मेरा कंट्री, माय कंट्री फर्स्ट, कि हम अपने पब्लिक को पहले देखेंगे, तो वी विल मेक ए कार बट वी डोंट बॉदर हाउ मच इट इज इमिटिंग फ्यूल ना, वो कितना किस स्केल का बना रहा है। तो वी हैव टू बी सो दिस प्रोजेक्शंस आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज। सो वो 3-4 सिनेरियो होते हैं जिसके बेसिस से प्रोजेक्शंस होता है, और जो सबसे ग्रीन सिनेरियो है उस पर भी प्रोजेक्शन 2 डिग्री का है, और 2 डिग्री वार्मिंग, जबकि आईपीसीसी के बारे में रिपोर्ट, पेरिस एग्रीमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री पे रहे, मैक्सिमम 2 डिग्री जाए, जो कि अभी आज के तारीख में संभव नहीं लगता है। एक्सट्रीम्स वेदर ट्राइड विद द क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर जो है वो क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है, ये प्रोडक्ट है वो। ये हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज extremes are the product of climate change, and impact of extremes will be mainly felt when it is integrated with the non-climatic factors. ये बहुत important point है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हीट वेव आ रही है, या बाढ़ आ रही है, या सूखा पड़ रहा है, अगर आपके पास आप रिसोर्सफुल पर्सन है तो आप उससे एटलीस्ट टाइमली बच जाएंगे, अनलेस देयर इज अ टिपिंग पॉइंट की सबको जा रहा है। तो लेकिन जो पुअर हैं, जो पॉवर्टी हैं, जो जिनके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज कम है, एनवायरमेंटल कंडीशंस हार्श हैं, उनको तो बाहर जाना ही जाना है, उनको बाहर काम करना ही करना है, क्योंकि वो 5 साल के बाद के बारे में नहीं सोच सकते, उनको शाम के बारे में सोचना है। सो एक्सट्रीम्स, पीपल हु आर मोर पुअर, लेस एक्सेस टू रिसोर्सेज, वो बहुत ज्यादा वर्नेबल हैं एक्सट्रीम्स के साथ। और एक और मिथ है, डज एयर पोल्यूशन या लीड्स टू फर्दर एनहांसमेंट क्लाइमेट चेंज? नो, एयर पोल्यूशन एक तरह से हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज को कम ही करता है वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्वियसली वी डोंट वांट एयर पोल्यूशन बिकॉज इट्स अ सीरियस हैजार्ड, सो वी जस्ट वांट टू
avoid those things. So I stop here and thank you very much, and I do hope कि आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा जो हमने बोलने की कोशिश की. Thank you very much, Dr. Amjad. It is up to you. Over to you. Thank you, Dr. Pankaj. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत ही सरल तरीके से जलवायु एवं मौसम परिवर्तन के बारे में बताया और कैसे वातावरण में जो चेंज होता है वो हमारी रोज के जीवन में महत्वपूर्ण है, कैसे ये हमारे रोज की जिंदगी को इम्पैक्ट करता है और इस बारे में ये जानकारी बहुत आवश्यक है. मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जो हमारे श्रोतागण हैं, छात्र छात्राएं और अध्यापक जो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उनको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया होगा. अभी YouTube पे थाउजेंड्स के भी ऊपर व्यूज हैं जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो इस कार्यक्रम को, आपके इस लेक्चर को अटेंड कर रहे थे. बहुत अच्छा आपने बताया कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट चेंज कैसे डिफरेंट हैं, कैसे जो हमारी ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं वो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, क्योंकि ये मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं या मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो कैसे सॉल्यूशंस आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा, मैंने खुद बहुत एंजॉय किया इसको और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम इस तरह के लेक्चर्स करेंगे, आपको फिर से इनवाइट करेंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इनवाइट करेंगे. तो आज के इस कार्यक्रम को अब हम खत्म करने की तरफ मूव कर रहे हैं और इस समापन से पहले मैं प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जो कि हमारे डीन स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग हैं आईसर भोपाल के, मैं उनका हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने अपना टाइम निकाला और NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताया और कैसे NEP के तहत थ्रू इक्विटी एंड इंक्लूजन हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको एक नॉलेज शेयरिंग सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये हमारी एक छोटी सी पहल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इसे करते रहेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्रीवास्तव. मैं आज के इंस्ट्रक्टर जिन्होंने आज लेक्चर डिलीवर किया, डॉक्टर पंकज कुमार जो कि एक क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, उनका भी हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं. उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही एक्साइटिंग लेक्चर दिया जो सभी छात्र छात्राओं को काफी पसंद आया होगा और सभी जो श्रोतागण, जो अध्यापकगण जो जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम में, मैं उनका भी हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं. Thank you very much.